हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किडोज क्लासेस में। मेरा नाम है प्रशांत कुमार और हम आज यहाँ हिस्ट्री पे बात करने वाले हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास में हमने परिचय दे दिया था मोटा मोटा कि हम इतिहास में क्या क्या किस तरह से पढ़ने वाले हैं, हमारी क्या पढ़ने का तरीका होगा, हम कैसे किस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए एक बार, और अगर इसमें भी आप इसको यहाँ से भी कंटिन्यू करना चाहें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम इतिहास को हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत से शुरू करने की हमारी जो वजह है वो ये है कि आधुनिक भारत से एक तो सबसे ज़्यादा वेटेज है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार और थोड़ा रिमाइंड करा देते हैं इसको कि इतिहास में जो आपका पीटी में स्पेशली जो वेटेज है वो दो सेगमेंट में बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। एक है भारतीय इतिहास और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका 5 मार्क्स का है। हम बता चुके हैं इसको, सिर्फ एक बार रिमाइंड करा रहे हैं। ये भी आपका 5 मार्क्स का है, ओके। बट ये क्या दिया, भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में आधुनिक इतिहास भी आता है। तो ये एंशिएंट मिडाइवल, प्राचीन और मध्यकाल के साथ साथ प्राचीन प्लस मध्यकाल, एंशिएंट प्लस मिडाइवल, उसके साथ साथ मॉडर्न कंप्लीट इतिहास होता है। मॉडर्न और आधुनिक, ठीक है। दिख तो सही साफ रहा होगा, आप सुनते रहिए, ध्यान से समझने की कोशिश करते रहिए उसको क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये सेगमेंट 5 मार्क्स इसमें भी डिवाइड है। तो 5 मार्क्स का तो ये है ही है यहाँ पर, है ना। 5 मार्क्स तो ये है ही यहाँ पर, बट इसमें भी इसका पार्ट है। तो 1 और 2 क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल हमारा कितना हो गया, ये 6 to 7 क्वेश्चन। इट मीन्स हिस्ट्री का 6 to 7 क्वेश्चंस। इट मीन्स क्या हो गया, हिस्ट्री का 60 to 70% पार्ट यहाँ से आता है। प्रोबेबिलिटी है कि आप इसको, हम आधुनिक भारत को कवर करके 60 to 70% पार्ट कवर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि आधुनिक भारत, आधुनिकता की वजह क्या है और ये कहाँ से इसका शुरुआत होती है। तो इसको हम मिटा देते हैं। आई होप समझ गए हो आप इसको ध्यान से सुनते रहिए और एक काम करिए, एक पेन पेपर लेके बैठिए, ज़्यादा बेटर होगा। आप अपने प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ से। मटेरियल तो आपको मिलेगा ही, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समझने की, कि हम उसको समझाते हुए, आपको लिंक जोड़ते हुए, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत ही डिटेल में इस पर चर्चा की थी, हम उस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास यहाँ पे शुरू होता है वो शुरू होता है यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन से। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ठीक है। कंपनियों का आगमन। अब ये कंपनियां क्यों आई, क्या वजह थी, किस तरह से आने का इनका क्रम था, वो सारी चीज़ें बेसिकली थोड़ा थोड़ा उसको समझ लेते हैं। हम अपने मेन टॉपिक पे आने से पहले एक बार इसका परिचय दे देते हैं। तो इसको थोड़ा मैप के थ्रू समझ लेते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा कि क्या हो रहा था इससे पहले। जो आधुनिकता का जो टाइम पीरियड है वो क्या है वर्ल्ड लेवल पर, यह है 14वीं 15वीं शताब्दी, 14th 15th सेंचुरी के टाइम का पीरियड। यहाँ से शुरुआत होती है वर्ल्ड लेवल पर। तो आधुनिकता के मतलब क्या है, आधुनिकता के मायने क्या है, और ये किस तरह बेसिक शुरुआत होती है इसकी, क्या चल रहा था वर्ल्ड पे, इस पर थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफली इस पॉइंट्स को देख लेते हैं, ताकि आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाए और आगे उसको आप बेहतर तरीके से जोड़ सकें। वर्ल्ड लेवल पर क्या हो रहा था उसको थोड़ा समझते हैं कि ये कंपनियां यहाँ क्यों आई और विश्व स्तर पर
क्या एक्टिविटियां चल रही थी, जिसके कारण उन्हें इस दौर में इधर आना पड़ा। पिछले काफ़ी लंबे समय से क्रूसेड चल रहा था यूरोप में। अब मैप के थ्रू समझ लेते हैं थोड़ा, इधर देखिए मैप है ये। तो क्रूसेड, ये रोम जो इटली का क्षेत्र है, रोमन एरिया जो है, ये क्रिश्चियनिटी का सेंटर पॉइंट था, ईसाइयत का, और यहाँ से सऊदी, ये क्षेत्र से इस्लाम का उद्भव हुआ था लगभग 17th सेंचुरी में। और ईसाई कब हुआ था, ईसाइयत का जो सेंचुरी की हम शुरुआत करते हैं, तो 7th सेंचुरी से प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जब इस्लाम का उद्भव हुआ, उसके बाद लगातार उनके अनुयायियों के द्वारा और आगे जो खलीफा आए, खलीफा इस्लाम का राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख होता है, तो जब वो आए तो उन्होंने विस्तार की नीति अपनाई, अपने राजनीतिक विस्तार की, ताकि हम अपने आध्यात्मिक विस्तार को फैलाने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ थी राजनीतिक विस्तार की। तो राजनीतिक विस्तार की जब नीति इन्होंने अपनाई तो ये इस तरफ बढ़ना शुरू हुए, यहाँ से यहाँ। इसी तरह से इन्होंने भी, यहाँ क्या था, क्रिश्चियनिटी का, ईसाइयों का क्षेत्र था ये पूरा। तो इसमें निरंतर क्या हो रहा था कि युद्ध चल रहा था इनके बीच, जिसको कहा गया क्रूसेड। क्रूसेड मीन्स धर्म युद्ध। क्या चल रहा था, धर्म युद्ध, क्रूसेड या फिर क्रूसेड बोलते हैं उसको। तो धर्म युद्ध जब चल रहा था यहाँ पे, उसके उसी दौरान भी और प्राचीन काल से भी भारत के साथ यूरोप का लगातार ये लैंड एरिया से, यहाँ से तुर्की होते हुए और ये यहाँ से होते हुए भारत के साथ पश्चिमी उत्तर क्षेत्र से, पश्चिमी उत्तर क्षेत्र दिख रहा है ना, ये यहाँ इसको देख लेते हैं, ये जो क्षेत्र है, ये क्या था, भारत का लैंड व्यापार का क्षेत्र। और प्राचीन काल से हमारे साथ भारत का व्यापार चल रहा था, प्राचीन काल से लगातार। जब क्रूसेड चल रहा था यहाँ पे, तो धर्म युद्ध 1453 में क्या हुआ, 1453 में कस्तूनतुनिया का पतन हो गया, जो कि एक पूर्वी यूरोप का सेंटर पॉइंट था। ये कहाँ पर है, ये इस्तांबुल क्षेत्र, ये जो तुर्की का यूरोपीय पार्ट आता है और ये हिस्सा एशिया में आता है। इस पर क्या हुआ कि यहाँ इसका पतन हो गया और यहाँ इस्लामी पावर यानी कि ऑटोमन तुर्कों का कब्जा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमन तुर्क, ऑटोमन तुर्कों का कब्जा हो गया इस क्षेत्र पर। ठीक है, अब ऑटोमन तुर्क का कब्जा हो गया तो यहाँ से इन्होंने क्या हुआ कि ये इनका जो रास्ता यहाँ कब्जा हो गया, तो यहाँ से ईसाइयों का या यूरोप का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया एक तरीके से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आई होप। यहाँ से इन्होंने इनका रास्ता बंद कर दिया इस क्षेत्र से। ये ऑटोमन साम्राज्य यहाँ इनका था, ऑटोमन साम्राज्य। समझ में आ रहा होगा ये, राइटिंग में अगर थोड़ा लगे तो आप सुनते रहिए, है ना, मोटा तो आई थिंक पूरा है, वो दिख रहा है। तो ये ऑटोमन साम्राज्य कहाँ आ सकता है, ये तुर्की का क्षेत्र और भूमध्य सागर के आसपास के पूरे क्षेत्रों पर इसका कब्जा हो गया था ऑटोमन साम्राज्य का। ये ऑटोमन साम्राज्य का क्षेत्र था यहाँ पे। तो यहाँ से यूरोपियों का आना जाना इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, इस्लाम और ईसाइयत के बीच एक विरोध की भावना थी एक दूसरे के प्रति, तो यहाँ इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन एक तरफ यहाँ पर आधुनिकता के जो लक्षण होते हैं, आधुनिकता का मतलब होता है कि आप चीज़ों को स्वतंत्रता के साथ देख रहे हैं और स्वतंत्र विचार रखने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, जिसको कहते हैं पुनर्जागरण काल। अब अगर ऑप्शनल में होता तो डिटेल में इसको बताते। पुनर्जागरण का मतलब होता है कि पहले बीच में चीज़ें थोड़ी शांत हो गई हैं और बीच में वो वैचारिक चीज़ें नहीं हैं और सिर्फ चर्च के विचार एक दूसरे से मान लिए गए हैं, जैसा वो कह रहा है, सोच रहा है, वैसा ही परफेक्ट है। अपने विचारों को स्वतंत्रता कम दी जा रही है। तो यहाँ पे आधुनिकता में लोग पुनर्जागरण काल आ गया। इट मीन्स, इसका मतलब है कि लोग अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखने लगे, खोज होने लगी और नई नई तकनीक का विकास होने लगा। तो पुनर्जागरण काल जब इससे संबंधित नहीं है, ये अलग से लिख लेते हैं इसको, पुनर्जागरण। यूरोप में पुनर्जागरण का काल आया था
तो पुनर्जागरण में जब आधुनिकता की चीजें आ रही थी और यहाँ पे यूरोप का आर्थिक विकास निरंतर बढ़ रहा था, तो यूरोप की जो वृद्धि थी यूरोप का विकास हो रहा था लगातार, तो तकनीक का भी विकास हो रहा था, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी चीजें। तो समुद्री टेक्नोलॉजी, जहाज और सेना का भी विकास हो रहा था, नौसेना का। अब इन्होंने यूरोपियों ने क्या किया कि एक तो यहाँ पर विकास हो रहा था, तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही थी भारतीय वस्तुओं की, स्पेशली मसाला और सूती वस्त्र, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये मेन चीज़ थी कि मसाला और सूती वस्त्र की काफ़ी डिमांड थी। तो डिमांड यहाँ थी, लेकिन इनका रास्ता बंद हो चुका था। तब ये क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही थी, तो कुछ देशों ने क्या लिया, प्रण लिया कि हम भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग की खोज करेंगे, एक नया विकल्प ढूंढेंगे। अब वैकल्पिक मार्ग क्या था, लैंड मार्ग तो बंद हो चुका था, तो वैकल्पिक मार्ग था समुद्र मार्ग। तो समुद्र की वैकल्पिक मार्ग की खोज की, यहाँ से इन्होंने निकले। स्पेशली इसमें कौन दो कंट्री मैन थे जिन्होंने अपने समुद्री बेड़े उतारे, ये था पुर्तगाल और दूसरा था स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन। अब पुर्तगाल का ही था वास्को डी गामा। कौन था, वास्को डी गामा। थोड़ा सा समझ लीजिए, समझाने के लिए है, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छे से बन जाएगा ताकि आप आधुनिक भारत को बहुत अच्छे से समझ सकें, वर्ल्ड स्तर पर क्या हो रहा था और इंडिया की तरफ क्यों आ रहे थे। वास्को डी गामा ये यहां से चला और ये देखिए इसको, बहुत सारे बेड़े चले यहां से, लगभग स्पेन से भी और यहाँ से भी। यहाँ कुछ इस तरफ चले, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ, इस तरह से चले खोजने के लिए, भारत की खोज में, क्योंकि इनको पता नहीं था किधर। वास्को डी गामा यहाँ से होते हुए इस तरह से घूमता घूमता यहाँ पहुँचा। ये क्या नाम है इसका, कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप अफ्रीका का सबसे निम्नतम पॉइंट है। यहाँ से होते हुए ये भारत पहुँचा, और भारत पहुँचा कहाँ पर, कोचीन, कालीकट, सॉरी, भारत पहुंचा कालीकट। कालीकट कहाँ है, ये मालाबार तट पर, इधर केरल में पहुंचा ये कालीकट। वास्को डी गामा कब आया था, 1498, 1498 में, मई 1498। होप ये यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, जुड़ रहा होगा। तो वास्को डी गामा प्रथम व्यापारी था जो एक व्यापार के तरीके से यहाँ पर, व्यापार के नज़रिए से, व्यापार के इरादे से भारत पहुँचा। और यह यहाँ से क्या माना जाता है, यहाँ से माना जाता है कि भारत की खोज हुई। यहाँ हम स्कूल लेवल पर पढ़ते हैं कि भारत की खोज हुई। दरअसल ये पूरा सही नहीं है, पूरा सही ये होगा कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज हुई, क्योंकि भारत कहीं खोया नहीं था। भारत से व्यापार एंशिएंट काल से चलता आ रहा था और लगातार भारत से लोग जुड़े हुए थे, और भारत की चीज़ों की, स्पेशली मसाला और सूती वस्त्र और कुछ स्टोन्स की लगातार डिमांड हो रही थी, जैसा कि मैंने पहले बताया अभी। तो भारत के वैकल्पिक मार्ग की खोज हुई, और वैकल्पिक मार्ग कौन सा, ये समुद्री मार्ग की खोज हुई। तो 1498 में क्या हुआ, भारत के समुद्री मार्ग की खोज हुई। तो यहाँ से शुरू होता है आगमन यूरोपीय कंपनियों का। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। होप ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले की वजह क्या थी, क्यों आए यहाँ पर। अब इसको हटा देते हैं। वास्को डी गामा से यहाँ से शुरू करते हैं। वास्को डी गामा जब यहाँ आया, भारत आया, तो लगभग 3 महीने रहने के बाद और काफ़ी सारा सामान इकट्ठा करके खरीदने के बाद, ये जब यहाँ से गया, आफ्टर 3 मंथ्स, ये जब यहाँ से गया तो इसको भारी मुनाफा हुआ, ठीक है।
इसको भारी मुनाफा हुआ। अब इस मुनाफे को देखते हुए और भी लोग आकर्षित हुए कि हमको भी भारत जाना चाहिए, रिस्की है पर मुनाफा है और व्यापार में तो रिस्क होता ही है। तो इसको देखते हुए सबसे पहले व्यापारी कौन आए? पुर्तगाली। ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल, ये है पुर्तगाल, यहाँ पे देख लीजिए मैप में। तो ये था पुर्तगाल का। तो सबसे पहले व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। उसके बाद एक क्रम बनता है, हम इसको अभी थोड़ा मैप को साइड में रख देते हैं, आपको चीज़ों को समझा लेते हैं डिटेल में थोड़ा। इस पर जैसी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से ले लिया जाएगा। तो ये पुर्तगाली था। अब हम देखते हैं कंपनियों का आने का क्रम क्या है। इसी तरह से अब यहाँ से कंपनियों का आगमन शुरू होता है, अलग अलग देशों की कंपनी भी आनी शुरू हो गई यहाँ पे। तो सबसे पहले एक क्रम देखते हैं, क्रम क्या है? पुर्तगाली आए सबसे पहले, ये पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, इनके बाद उसके बाद डेन या डेनिस, कुछ भी बोल सकते हैं, और उसके बाद आए आपके फ्रांसीसी, दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद आए फ्रांसीसी। फ्रांसीसी, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ ये प्रमुख थे, अंतिम फ्रांसीसियों को माना जाता है। उसके बाद कुछ कुछ और बहुत छोटे स्तर पर आए, लगातार लोग आते रहे, स्वीडिश भी आए बाद में, लेकिन मेन कंट्रीज क्या है? ये कंट्री हैं, इनके आने का ये क्रम है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसको एक एक करके निरंतर इसको पढ़ाएंगे कि क्या क्या इनका इफेक्ट हुआ, क्या क्या उन्होंने पॉलिसी अपनाई, किस तरह से अपने कारखाने खोले और किस तरह से ये स्प्रेड हुए, फैले वहाँ पे। आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना बेसिक, तो आपको आगे बढ़ना बहुत ईजी लगेगा, बहुत समझ में आएगा। इसको जोड़ते रहिए, लिंक करते रहिए और आगे बढ़ते रहेंगे हम इसी तरह से। तो एक एक करके अब शुरू करते हैं यहाँ से, इसको मिटा देते हैं। अब नोट करते रहिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगे। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं हम आपको उसको पुर्तगाली। तो शुरुआत तो यहाँ से मानी जाएगी, वास्को डी गामा। ठीक है, इसको एक बार और नोट कर देते हैं। वास्को डी गामा 1498। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इनकी निरंतर चीज़ें आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेन बात है, फर्स्ट गवर्नर जो वहाँ की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, सरकार ने, पुर्तगाल की सरकार ने, ये कंपनी थी, एक कंपनी स्टैब्लिश की इन्होंने, यहाँ कंपनी बनाई। और उसका जो पहला गवर्नर, ये इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने पुर्तगाली कंपनी बनी भारत के व्यापार के लिए, कंपनी बनी। ये इसकी लगातार गतिविधियाँ चलती रहीं छोटे स्तर पर। उसके बाद पहला गवर्नर ये बनता है 1505 ईस्वी में। इनका क्या नाम था? इसका नाम था अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा। तो हम इसको अल्मेडा के नाम से लिख देते हैं यहाँ पे से, मेडा समझने में इंपॉर्टेंट है। अल्मेडा ये क्या था? प्रथम गवर्नर था यहाँ का, प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर हो गया। क्या वायसराय भी बोल देते हैं उसको, तो आप लिख भी सकते हैं अगर आ जाता है तो। ये ठीक है, दोनों ही ठीक है।
वायसराय भी लिख सकते हैं प्रथम यहाँ पर। इसकी कुछ नीतियाँ थी। इसकी मेन नीति थी कि ये काफ़ी शांतिप्रिय प्रवृत्ति से काम किया। शांतिप्रिय प्रवृत्ति के नाम पर इन्होंने एक मुख्य नीति चलाई जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी या नीला पानी, नीला पानी नीति। इसको शांति की नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शांति की नीति भी कहते हैं। शांति की नीति के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इनकी ये मुख्य पॉलिसी थी। इसके बाद आता है इनका जो दूसरे मुख्य गवर्नर है यहाँ पर पुर्तगालियों का। एक और चीज़ थी यहाँ पे, देख लेते हैं इसको, वास्को डी गामा से रिलेटेड। वास्को डी गामा का जब ये यहाँ पर आए थे, जब ये यहाँ पर भारत, ये मैप देख लीजिए, ये भारत का मैप है। तो जब ये यहाँ पर आए केरल के तट पर, तो ये था कालीकट। कालीकट का तट, और यहाँ का राजा था, हिंदू राजा था, उसका नाम था जमोरिन, जिसने इनका स्वागत किया। या जमोरिन ने स्वागत किया। पर अरब व्यापारियों ने विरोध किया। स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने, जो यहाँ का हिंदू राजा था। पर अरब व्यापारी ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनको अपने व्यापार पर खतरा नजर आया। कहाँ से? अरब व्यापारी क्यों विरोध कर रहे थे? याद करो, अभी बताया था, धर्म युद्ध चल रहा था और जिसके कारण उनका जो लैंड मार्ग है, जमीनी मार्ग बंद हुआ था, और जिसकी वजह से ही उनको समुद्र मार्ग की यात्रा करनी पड़ी थी, उसकी खोज करनी पड़ी थी। तो अरब व्यापारियों ने क्या किया? यहाँ पर अरब व्यापारियों ने विरोध किया। अरब व्यापारियों ने विरोध किया था, ठीक, यहाँ पर जब ये यहाँ आए थे। ये स्वागत किया इसने, ये हिंदू था, और अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया, वो मुस्लिम थे। इसी वजह से पुर्तगालियों की, हम पढ़ेंगे आगे, अभी बता देते हैं इसको थोड़ा सा। पुर्तगालियों की एक सबसे बड़ी खामी जो रही, वो रही एंटी मुस्लिम, मुस्लिम विरोधी नीति रही उनकी, जो उनके पतन में भी उसने बहुत बड़ा पार्ट निभाया। तो इनकी मेन नीति ये थी, और क्योंकि ये इस चीज़ से उभर नहीं पा रहे थे अभी, जो गृह युद्ध की प्रवृत्ति थी और लगातार इनका विरोधी था प्रवृत्ति थी, तो उसमें अपने व्यापार में भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे थे, तो मुस्लिम विरोधी इनकी प्रवृत्ति रही। पुर्तगालियों का जो नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर, इनका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को जो कब बने थे? 1509 ईस्वी में। अल्बुकर्क को पुर्तगाली जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, यहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश जो की, उन्होंने स्थापित की, भारत का प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर जनरल माना गया। तो प्रमुख संस्थापक किसको माना गया? इनको माना गया, अल्बुकर्क को। प्रमुख संस्थापक माना गया अल्बुकर्क को, ये याद रखिएगा। इन्होंने बहुत अपने एक काफ़ी कड़े इन्होंने डिसीजन लिए, और चीज़ों को बारीकी से समझते हुए कि स्थापित कैसे किया जाए, और छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत बेहतर काम किया पुर्तगालियों के हिसाब से, ना कि हमारे लिए, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको स्टैब्लिश करने के लिए। इस बात को समझिए। तो मेन चीज़ है यहाँ पे, कुछ उनकी नीतियाँ हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं क्वेश्चन में, तो हम उसी पर फोकस करेंगे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। थोड़ी सी स्टोरी इसलिए बता रहे हैं ताकि चीज़ों में इंटरेस्ट बना रहे और आपको बेसिक समझ में आता रहे। तो इसमें शुरू करते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ गया बीच में, सॉरी। तो यहाँ पहला जो फैक्ट्री, कारखाना, भंडार या कोठी, जो भी हमने बताया, ये एक ही बात है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर कुछ भी आए तो एक ही है ये। तो पहला कहाँ बना? कोचीन में। कोचीन में बनने के बाद
अब इसका एक, इसके बाद मेन एक और जो गवर्नर आते हैं इनके, वो हैं यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है समझ इधर। इसके बाद आता है एक नूनो डी कुन्हा, ध्यान से सुनिए इनका नाम, नूनो डी कुन्हा। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? इनका मेन कंट्रीब्यूशन है इसमें, यहाँ पे पुर्तगालीज की स्थापना में, कि इन्होंने कोच्चि से जो अपना मुख्यालय है या राजधानी कहाँ स्थापित की? गोवा में। तो कोच्चि से इन्होंने राजधानी कर दी गोवा। मैं ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिग्रहण किसने किया था? अधिग्रहण किया था अल्बुकर्क ने। कब? ये यहाँ पे 1510 में। और उसके बाद जो गवर्नर जनरल आए, कौन से? नूनो डी कुन्हा। नूनो डी कुन्हा ने क्या किया? नूनो डी कुन्हा ने राजधानी, ये क्या है? राजधानी, जो इनकी कैपिटल है राजधानी, ये स्थापित कर दी कोचीन से। पहले जहाँ कोचीन थी, कोचीन से गोवा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर नोट करना है इसको नोट कर लीजिए, जो जो मेन पॉइंट है। मैं थोड़ा सा इसको हटाने जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं बचा है अभी। ओके, तो इसको देख लीजिए ध्यान से। यहाँ से ये हो गया, ये मेन बात हो गई। अभी कुछ और इस पर बात कर लेते हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं। कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं पुर्तगाली से रिलेटेड। और 1661 में क्या हुआ? आगे 1661 में अंग्रेजी सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, अंग्रेज थे ये चार्ल्स सेकंड या द्वितीय। तो अंग्रेज सम्राट थे ये। अभी बताएंगे इसको, अंग्रेज को क्यों बता रहे हैं यहाँ पे। ये तो पुर्तगालियों की बात चल रही है। ये अंग्रेज सम्राट थे, इनका विवाह हुआ था, किससे हुआ था? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। इनका विवाह हुआ था कैथरीन। ये कौन थी? पुर्तगाली राजकुमारी थी। तो पुर्तगाली राजकुमारी थी। अब भाई साहब चार्ल्स सेकंड से इनका विवाह हुआ था। तो अब चार्ल्स सेकंड को, जो भारतीय पुर्तगाली थे, उनके कब्जे में था बॉम्बे। यहाँ पे बॉम्बे, आज जो मुंबई कहते हैं हम इसको, पहले क्या था ये? बॉम्बे। बॉम्बे था पुर्तगालियों के पास। ध्यान से सुनते रहिए इसको। ये पुर्तगालियों के पास था, इसका राजस्व, प्रशासन, कि ये पुर्तगालियों के पास था। अब यहाँ पे हुआ इनका विवाह 1661 में चार्ल्स सेकंड का, भाई साहब का, कैथरीन, इनकी राजकुमारी से, पुर्तगालियों की। इन्होंने क्या किया? दहेज में बॉम्बे को दे दिया अंग्रेजों को, ब्रिटेन को। तो बॉम्बे कहाँ चला गया? ब्रिटेन सम्राट के पास। ब्रिटेन के पास, या ब्रिटिश सम्राट बोले हम इसे। तो ब्रिटेन, और ब्रिटेन में भी किसके पास? सम्राट के पास। तो दहेज यहाँ का नहीं है भाई साहब, ये सम्राट जी बहुत पुराने दहेज लिए बैठे हैं। तो ब्रिटेन, इनको मिल गया यहाँ पे दहेज मिल गया। ठीक है, दहेज में। तो अब बॉम्बे पुर्तगालियों के पास, इजीली पुर्तगाली से कहाँ पहुँच गया? ब्रिटेन के पास। अब ये यहाँ पे क्या करते हैं? इसका, बॉम्बे का, इनको तो कोई फायदा नहीं। अब इनका यहाँ पे उत्तराधिकारी या इनकी तरफ से कौन काम कर रहा था? इनकी तरफ से काम नहीं कर रहा था, लेकिन परमिशन की इन्हीं के काम कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने, भाई साहब ने दे दिया कि कुछ तो कमाई हो इससे, हमारे रहने से क्या फायदा है यहाँ पर रखने से, अपने लोगों को दे देते हैं। तो इन्होंने दे दिया कंपनी को। कब? 1668 में। 61 टू 7 साल बाद। सोच समझते रहे, फायदा नहीं हो रहा है, तो 7 साल बाद क्या किया? इन्होंने दे दिया कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी। कंपनी और नहीं, ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी को दे दिया यहाँ पे। अब इसका, इस पर किसका अधिकार हो गया?
कंपनी का अधिकार हो गया बैठे बिठाए बिना कुछ करे। पुर्तगालियों की मेहनत से इन्होंने किया इसको स्टैब्लिश सारी चीज़ें प्रशासनिक, लेकिन इन्होंने अब पहुंच गया ये ब्रिटेन के पास। ठीक है, तो ये पुर्तगाली से जुड़ी हुई बात थी, ब्रिटेन से भी जुड़ी हुई बात थी। इसको हम ब्रिटिश कंपनी के संदर्भ में भी कर सकते हैं डिस्कस, वहाँ भी आ जाएगा शायद संदर्भ। तो इस बात को इतना यहाँ से समझिए। ठीक है, अब मेन बात है कि इनका कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ रहा, ये तो होगी मुख्य मुख्य बात। पुर्तगालियों का ओवरऑल हमारे लिए, इसको हटा देते हैं, कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ रहा। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार, क्योंकि पहला यूरोपीय थे, पहली बार स्टेब्लिश किए और पहले थे, और सबसे जरूरी बात है कि पहले थे और सबसे अंत में गए। पूछा जाए कि सबसे पहला कौन आया, वो थे पुर्तगाली, और सबसे अंत में कौन गया, वो थे पुर्तगाली। ठीक है, अंत में भी गए, सबसे अंत में कब गए, 1961। आए कब थे, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, है ना। ये चीजें लिंक करके नहीं आएंगी इस तरह से कहीं किसी बुक में। आए कब थे, 1498, याद आ रहा है, अभी पढ़ाया था। वास्को डी गामा घूमता हुआ कैप ऑफ गुड होप से, अफ्रीका से, कहाँ, कालीकट। कालीकट में किसने स्वागत किया, जमोरिन, हिंदू राजा, हिंदू सरदार या राजा कहिए, जमींदार था एक्चुअली ये बड़ा। तो इसने यहाँ पे स्वागत किया। विरोध किसने किया, अरबियों ने, अरब व्यापारियों ने विरोध किया यहाँ पे। अरब व्यापारियों ने, अरब लिख लेते हैं, समझ लीजिए, अरब व्यापारियों ने, स्पेस कम है, व्यापारियों ने विरोध किया इसका। क्यों, क्योंकि वही ईसाइयत और इस्लाम का अभी क्लैश चल रहा था लगातार, और उसका इफेक्ट व्यापार पर भी हो रहा था, सारी चीज़ें लगातार बनी हुई थी। और इन्होंने, इनकी एक यहाँ पे इनका जो कमज़ोर होने की स्थिति थी वो ये थी कि इस क्षेत्र में मुस्लिम एरिया था, और इन्होंने लगातार, इनकी जो प्रवृत्ति रही वो हिंदुओं से नहीं, मुस्लिम विरोधी रही कहीं ना कहीं। यह भी उसी मानसिकता से ग्रस्त है। तो लगातार जो इनकी प्रवृत्ति रही, मुस्लिम विरोधी प्रवृत्ति रही। तो उसको अंत में देखते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, योगदान, योगदान या कंट्रीब्यूशन क्या रहा मेनली। बहुत सारी कुछ नई चीज़ें हमको मिली यहाँ से। तो इनका एक तो टेक्नोलॉजी में, बहुत सारे क्षेत्रों में, नए नए क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलप थे, स्पेशली नौसेना, जो नौसेना है इनका, नौसेना का विकास यहाँ से हुआ। ठीक है, तकनीकी तौर पर बहुत, नौसेना का भी, नौसेना यहाँ भी थी, भारत में थी, लेकिन ये तकनीकी रूप से उतनी समृद्ध नहीं थी। तो यहाँ पर नौसेना का बहुत बड़े स्तर पर विकास हुआ। व्यापार के स्तर पर, व्यापारिक क्षेत्र में एक नई प्रवृत्ति आई। ठीक है, व्यापारिक क्षेत्र में एक नई प्रवृत्ति आई। चर्च व्यवस्था का विकास यहाँ से होता है भारत में। चर्च, याद रखिए, चर्च व्यवस्था का विकास। और ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ है कि नई चीज़ें ये क्या लेकर आए भारत में, और क्या लेकर आए, जैसे तंबाकू, बहुत सारी नई कृषि व्यवस्था, कृषि प्रणालियाँ यहाँ से, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू का विकास हुआ, तंबाकू कृषि का यहाँ से। काजू, काजू हो गया। अनानास, देख रहे हैं, अनानास हो तो गया, अनानास, अनानास की यहाँ से आया, ये लेकर आए सर, तंबाकू, काजू, अनानास। आज हमको लगता है कि पता नहीं हमारा यहीं से। सबसे इंपॉर्टेंट आलू, रोज खाते हैं, ठीक है, आलू। और मक्का, मक्का, मक्का जो ओरिजिनली कहाँ का है, यूएसए क्षेत्र का है, ये ओरिजिनली अमेरिकी का है, यूएसए ही मानते हैं इसको, ओरिजिन जो है इसका यूएसए में। आजकल तो मैक्सिको की स्थिति ज़्यादा बेहतर रहती है इसमें, लेकिन उत्पादन जो है मेजॉरिटी अभी भी अमेरिका की है, तो रिसर्च मैक्सिको बहुत ज़्यादा रही है। तो वही उत्तरी अमेरिका क्षेत्र हम कह सकते हैं इसको, उत्तरी अमेरिका का ओरिजिन, अमेरिका,
तो ये उत्तरी अमेरिका ओरिजिन है। पर लाइकोन यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन हमारा पुर्तगालियों के द्वारा रहा। और बहुत मेन चीज़ क्या है, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत कहाँ से हुई? प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, इसकी शुरुआत की यहाँ पे भारत में किसने की? पुर्तगालियों ने यहाँ पे की। तो इनका हो गया ये मुख्य योगदान, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, आपको इंटरेस्ट भी आ रहा हो। इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इनका क्या है। इसको भी हटा देते हैं, चलो अभी रहने देते हैं कोई। नेक्स्ट क्या है इनका पतन के मेन कारण क्या थे? पतन देख लेते हैं। इससे अक्सर बहुत सारे इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं पूरा, तो ध्यान से सुनते रहिए। एक एक पॉइंट से पूछ लेगा सारी चीज़ें, कौन सी खेती कहाँ से आई, प्रिंटिंग प्रेस कहाँ से आई, किसमें चर्च कहाँ से, शुरुआत कहाँ से, ये सब शुरुआत पहली चीज़ है। जो पहली चीज़ है आपने देखा होगा अक्सर, यहाँ पे एक सामान्य जागरूकता का टॉपिक है, उसमें पहला, लास्ट, अंतिम, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सब ये सब पूछा जाता है। तो ये मेन चीज़ है, ये चीज़ें मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे। नोट कर रहे हैं ना आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से नोट कर रहे होंगे, अपने नोट से बना रहे होंगे, तभी आएगा समझ में, तभी मजा आएगा करने में। तो हम करते हैं पतन। यहाँ पे पतन की क्या प्रवृत्ति रही इनकी? एक तो अंग्रेज उस समय आ चुके थे, उसके कुछ समय बाद, अभी देखते हैं कब आए थे, इसके बाद ही अंग्रेज और डचों से इनका संघर्ष चल रहा था। अंग्रेज और डचों से संघर्ष चल रहा था, उसके कारण इनकी शक्ति कमजोर हुई। दूसरा किससे चल रहा था? मराठा भी उस समय स्टैब्लिश हो रहे थे, ठीक है, और मुगलों का एंड हो रहा था, तो मराठाओं से भी संघर्ष चल रहा था, जो कि यहाँ की उस समय की सबसे पावरफुल स्थिति थी मराठाओं की, अदर राज्य की कंपेरेटिव में, ठीक है। मराठाओं से संघर्ष चल रहा था। इनकी एक मुस्लिम मेजॉरिटी थी जो भारत में मुस्लिम विरोधी प्रवृत्ति थी, जो इनके खिलाफ गई बहुत ज्यादा हद तक। मुस्लिम विरोधी प्रवृत्ति, मुस्लिम विरोधी प्रवृत्ति थी, और हिंदू भी इनके खिलाफ गए। किस चीज को लेकर? कि इन्होंने ईसाई धर्म को रूढ़िवादिता के स्तर पर थोपने की कोशिश की काफी हद तक। तो ईसाई प्रचार की जो इनकी नीति थी, ईसाई धर्म प्रचार की, एक और चीज थी कि लूटमार करते थे। लूटमार पे इनका बहुत ज्यादा ध्यान रहता था, लूटमार, चोरी, तो लूटमार की प्रवृत्ति इनकी, ठीक है, चोरी। तो ये सब चीज़ें क्या हुई कि इनके खिलाफ हुई। और नौसेना के मामले में अंग्रेज और डच, फ्रांसीसी भी शुरुआत हो चुकी, तो अंग्रेज और डच स्पेशली यहाँ पे इनसे बेहतर काम कर रहे थे। तो इसको यहीं पे विराम देते हैं पुर्तगालियों को, और हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट पावर क्या है, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, किस तरह से आए ये पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी, ठीक है, ये क्रम है इनका आने का, ये क्रम है इस तरह से, ये क्रम में ही है। तो हम इसको करते हैं, ये हो गया। अब इसको लेके चलते हैं डच, ठीक, इसको मिटा देते हैं। देखिए एक चीज बता देता हूं यहीं पे, अगर स्थापना की बात हो ना, स्थापना के क्रम में, तो अंग्रेज पहले आ जाएंगे डचों से। स्थापना के क्रम में, ये आने का क्रम है, स्थापना का क्रम पूछ सकता है, कंफ्यूजन यही होता है। अगर पूछे कि कंपनी की स्थापना का क्रम, तो स्थापना अंग्रेजी कंपनी की पहले हुई थी। ये आने का क्रम है, किस चीज का क्रम है? ये आने का, भारत में आने का, भारत में आने का। ये ध्यान से सुन लीजिएगा ना, बुक्स में मिलता है एक ही चीज मिलती है, क्या तो वो लिख देता है, इसमें डिफरेंस नहीं करता है, ना ही कोई बताता है, ना बुक से समझ में आता है। और ये छोटी छोटी गलतियां दूसरे जिसको पता होता है उसको वेटेज दे जाती हैं, और वो आगे निकल जाता है छोटी छोटी बारीकियों से। तो ये क्या है? भारत आने का क्रम।
अगर स्थापना के क्रम की बात करेंगे तो स्थापना इसकी अंग्रेज कंपनी की, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी से। पर भारत में आई कौन पहले थी? डच। उसके बाद आया था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम डच कंपनी के देखते हैं। सबसे पहले तो डच कौन है भाई? तो ये कहाँ के थे? हॉलैंड या नीदरलैंड के? हॉलैंड या, इसे हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में नीदरलैंड, ठीक है। दोनों एक ही बात है, हॉलैंड या नीदरलैंड। तो ये वहां के रहने वाले थे डच। इसकी स्थापना कब हुई? या ये आई कब? 1600 स्थापना, और उसी समय इसका आने का भी क्रम है, ठीक है, 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, ठीक है। इनकी जो पहली इन्होंने स्थापित की अपनी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री कहिए या कोठी कहिए, वो कहाँ स्थापित की? वो की मछलीपट्टनम, या इसी को मसूलीपट्टनम भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें शब्दों के हेर फेर में। नाम बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे प्रशासनिक व्यवस्था बदलती है। तो मछलीपट्टनम हो या मसूलीपट्टनम हो, ठीक है। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1605 में, 1605 में इसकी स्थापना हुई। मेन चीज़ें ये है। अब इनका क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इतना था नहीं, तो हम इसके बारे में उतना ही देखेंगे जितना ज़रूरी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका जो मेन सेंटर था, इन्होंने एक तो पूर्वी भारत, ये इस मछलीपट्टनम कहाँ है? पूर्वी भारत, कोरोमंडल तट ये, ठीक है। एक तो मेन इनका पूर्वी तरफ था, और इन्होंने ये यहाँ पर वर्ल्ड मैप में देखेंगे, ये है ना म्यांमार है, ये कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये यहाँ पे क्या आ जाता है? ये आपका इधर सिंगापुर, मलेशिया, और ये क्या है? ये इंडोनेशिया, ठीक है। ये जो द्वीप है यहाँ पे क्या है? इंडोनेशिया। ये दिख रहा है ना? बस समझाने के लिए है, इसको मैप में समझना, बस समझने के लिए समझ लो कि द्वीप है छोटे छोटे, समझ में आ जाएगा इतनी, बस इंडिकेशन के लिए समझाना है। मैप में समझ में आ रहा है। मेन चीज़ें समझाना है इनका व्यापारिक क्षेत्र क्या था, और ये भारत के लिए कितने इंपॉर्टेंट रहे, और कितना इनका योगदान रहा, क्या रहा। तो इनका जो दक्षिण पूर्व जो एरिया है, ये इसको क्या बोलते हैं हम? दक्षिणी पूर्व क्षेत्र। ये भारत भी इंक्लूड हो जाता है उसमें, बट ये वाला एरिया मेनली क्या है? दक्षिणी पूर्व, ठीक है। दक्षिणी पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है, इस पर इनका मुख्य क्षेत्र था, ये काम करने का। इनका जो व्यापार का क्षेत्र था, इनका मुख्यतः दक्षिणी पश्चिम एरिया, दक्षिण पूर्व, सॉरी दक्षिणी पूर्व है ना, दक्षिणी पूर्व एरिया, ठीक है। दक्षिणी पूर्व एरिया या क्षेत्र, दक्षिणी पूर्व क्षेत्र था। और इन्होंने अपना सेंटर कहाँ बनाया? इंडोनेशिया। भारत इनका सेंटर नहीं था, भारत में इनका था, व्यापार कर रहे थे, लेकिन सेंटर जो था, मुख्य सेंटर था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का बाटविया भी, इंडोनेशिया का भी। तो ये जो क्षेत्र है, ये इन्होंने अपना सेंटर बनाया यहाँ पे। तो सेंटर कहाँ बना इनका? मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र बना इंडोनेशिया, ना कि भारत। भारत से लगातार व्यापार था, पर इंडोनेशिया से इनका मुख्य सेंटर, मुख्य केंद्र जो था वो इंडोनेशिया था। समझने वाली बात है। अब भारत से जो था इनका, दूसरी कंपनियों का हम प्रशासनिक क्षेत्र देख रहे हैं कि प्रशासन किस तरह से बढ़ा रहे थे, वो अपने प्रशासनिक क्षेत्र में भी काम कर रहे थे। लेकिन इनका जो महत्व दिया है इन्होंने सबसे ज़्यादा, वो महत्व इन्होंने दूसरे जो देश थे वो किस चीज़ को महत्व दे रहे थे? मसालों को। सबसे प्रायोरिटी जो प्राथमिकता थी उनकी मसालों की थी। लेकिन इनकी क्या खूबी थी कि इन्होंने जो महत्व दिया या प्राथमिकता जो दी, प्रायोरिटी जो दी, वो दिया सूती वस्त्रों को, मसालों को नहीं, सूती वस्त्र। तो इनकी ये सबसे अलग बात है।
दूसरों ने किस चीज़ को प्रायोरिटी दी? वस्त्र उनके व्यापार में भी जुड़े हुए थे, लेकिन प्राथमिकता अगर आता है कि भाई वस्त्रों से कौन जुड़ा था प्राथमिकता से, तो वो है ये, तो सूती वस्त्र। सूती वस्त्रों को इन्होंने प्राथमिकता दी, इनका महत्व ये है। ठीक है, अब इनका भी कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगातार जब आप व्यापार करते हैं तो आपके कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट हैं वो दूसरे से टकराते ही हैं किसी ना किसी क्षेत्र को लेकर। तो अंग्रेज़ों से भी इनकी लगातार क्या होता था कि चलता रहता था कहीं ना कहीं विरोध, अंग्रेज़ों से भी युद्ध, और दूसरी पुर्तगालियों से भी चलते रहते थे। अंग्रेज़ धीरे धीरे यहाँ पे क्या स्थापित हो रहे थे, तो 1700 ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे कि वेदारा ये यहाँ पे अंग्रेज़ों से पराजित हो गए। हाँ, पराजित हो गए किससे? अंग्रेज़ों से। और इनका यहाँ हास हो गया। मेन बात ये है यहाँ पे 16th जो ईस्वी है, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं थोड़ा समझ में आ जाए। 16th ईस्वी के प्रारंभ में और मध्य से 17th है ना, 1600 कुछ 17 आएगा ना, 17th ईस्वी के प्रारंभ और मध्य पीरियड में सबसे बड़ी पावर थी, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थे, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थे। तो अगर आए कि क्वेश्चन मान लीजिए तो नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछ ले इस तरह से, अगर क्रम में हम पढ़ रहे हैं समझते हुए कि 17वीं सदी में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सी शक्ति थी, तो ये थे आपके डच थे। धीरे धीरे इनकी स्थिति कमज़ोर होती गई और वेदारा का युद्ध, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। वेदारा का युद्ध कब हुआ? 1700, जो इनके अंत का सबसे बड़ा कारण बना। 1759 में वेदारा का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों में पराजित हो गए और अंततः ये इनकी पावर खत्म हो गई। ठीक है, तो ये इनके बारे में, डच के बारे में मुख्य बातें हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, होप ये नोट कर लिया होगा आपने। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है? अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेजों के बारे में देखते हैं। हाँ, इसको मिटा देते हैं। अंग्रेजों के आने का क्रम, अंग्रेज, हाँ यहाँ ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा नीचे। ठीक है, अंग्रेज कंपनी लिखते हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? ये कंपनी की बात कर रहे हैं सारी। याद रखिए कि हम डायरेक्टली सत्ता की, सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ की कंपनियों की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी कंपनी की, ये हो तो गई थी 1599 में ही, लेकिन 1600 को, तो यहाँ से मुख्य स्थापना इसकी मानी जाती है। 1600 से यहाँ इसकी मुख्य स्थापना मानी जाती है। अब इन्होंने व्यापार करना शुरू किया, परमिशन लेना शुरू किया यहाँ पे। तो आते आते इनका जो मुख्य एक जो अंग्रेज थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था हॉकिंस। 1609 में ये थोड़ा मस्त चल नहीं रहा, इसमें इंक डालिए थोड़ा। हाँ जी, इंक डाल दीजिए इसमें। इसे करते हैं, वो थोड़ा सा फीका चल रहा था, चल नहीं रहा था, दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये हॉकिंस यहाँ पे, ठीक है, हॉकिंस आए, सर हॉकिंस
1609 में। अब 1609 में आए, कहाँ आए ये? उस समय शासक कौन था यहाँ पे? मुगल शासन चल रहा था, और मुगल कौन था यहाँ पे? जहांगीर। मुगल शासन था, और मुगल में कौन था? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में। अब इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातें वो बताते हैं, ध्यान से सुनिए। जहांगीर के दरबार में आए। अब इसकी खास बात ये थी हॉकिंस की, हॉकिंस कुकर वाला हॉकिंस वो नहीं, इनका नाम भी वही है, ठीक है। तो ये उससे याद रख सकते हो, ये याद रखने का अच्छा तरीका है, उससे याद रख सकते हो कि हॉकिंस, हॉकिंस को सुना हुआ है, काम की बात भी है हॉकिंस। तो सर हॉकिंस थे ये। तो इसकी खास बात क्या थी कि ये डेमोक्रेट जो आज ये बनते ना हमारे कूटनीतिज्ञ, तो वही थे, ये राजदूत थे, सम्राट के राजदूत थे ये तुर्की। अब आपको बताएंगे जब मुगल पढ़ाएंगे कि मुगलों का तुर्क से कैसा संबंध है, उनकी बुनियाद कहाँ है तुर्क में। तुर्क अभी पढ़ा था ना, वही ऑटोमन साम्राज्य, यहाँ पर जहाँ से रास्ता रोक दिया था और उनको समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी थी। उसके लिए रास्ता कौन सा? इस्तांबुल। इस्तांबुल क्यों रोका गया था? कस्तुनतुनिया का पतन हो गया था, टूट गया था। कब? 1453 ईस्वी में। इसी कारण वास्को डी गामा को आना पड़ा नए व्यापारिक मार्ग की खोज करने के लिए यूरोपीय कंपनियों को समुद्री मार्ग से। याद आ रहा है ना? तो तुर्की, अगर नहीं आ रहा है मैप देखते रहेंगे लगातार, तो लगातार आता रहेगा। अभी देखा है तो उसको इस तरह हम बीच बीच में थोड़ा समरी करके रिवाइज करते रहेंगे, उससे अच्छा रहता है कि साथ के साथ याद होता रहता है। तो ये क्या था? तुर्की, और यहाँ तुर्की की उस कंट्री की बात नहीं कर रहे, तुर्की भाषा की बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान से सुनो। तुर्की और फारसी का बहुत अच्छा ज्ञाता था, और इसने, क्योंकि जहांगीर भी जानता था ये, तो जहांगीर से किस चीज़ में बात की? तुर्की और फारसी में बात की। तो तुर्की और फारसी में बात की तो जहांगीर बाबू उससे खुश हो गए, है नहीं? तो जहांगीर सम्राट है, अपना खुश हो जाए तो भाई सम्राट कुछ भी कर सकता है। तो इन्होंने इसी बात से खुश होकर क्या किया कि इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों की जागीर दे दी इनको, कि वाह खुश हुए हम आपने फारसी बोल दी, तुर्की बोल दी हमारे सामने, हम खुश हुए, राजा खुश हुआ, तो ले लो जो लेना है। तो इन्होंने कई क्षेत्रों की जागीर दे दी, ठीक है, कई क्षेत्रों की जागीर दे दी। और अभी इतने से खुश कहाँ हुए राजा, इन्होंने और क्या किया? खान की उपाधि दी कि आप खान हो, इंग्लिश खान। कौन से खान? इंग्लिश खान। तो खान की उपाधि दी। अब आता रहता है अक्सर ये क्वेश्चन, याद कर लो ध्यान से कि भाई किस अंग्रेज को जहांगीर ने जागीर दी, है ना? क्वेश्चन बन रहा है ना कई सारे, ध्यान देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। खान की उपाधि किसको दी और किसने दी, है ना? हॉकिंस को किसने दी? जहांगीर ने दी। समझ में आ रहा ना? ये इस तरह से जोड़ते हुए चलना है, तभी आएगा मजा समझने में, पढ़ने में और पेपर करने में। लगेगा कि अरे ये तो वही है। तो यहां इन्होंने खान की उपाधि दी। इससे इन्होंने कई सारी सुविधाएं भी प्राप्त की इनसे। 1611 में, कब आए थे? 9 में। 1611 में अंग्रेजों ने जो मूलतः अपनी फैक्ट्री स्थापित की, एक नया उन्होंने कारखाना स्थापित किया। अभी अस्थायी तौर पर काम कर रहे थे, ये भी अस्थायी ही थी। लेकिन 1611 में जो पहली फैक्ट्री स्थापित की, पहली थी, तो इसलिए जरूरी है पढ़ना, याद रखना, आता है अक्सर पूछता है। तो पहली फैक्ट्री कहाँ थी? पहली फैक्ट्री थी, पहली। सुनते रहिए ध्यान से और देखते रहिए। पहली फैक्ट्री कहाँ थी? वही मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, या क्या नाम बताया था अभी? अरे याद करो भाई जल्दी से, क्या नाम बताया था? मछलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम हो या मछलीपट्टनम, कंफ्यूज नहीं होना है, कई सारे सिमिलर वर्ड होते हैं, एक ही जगह के कई सारे नाम होते हैं। तो मछलीपट्टनम भी आ जाए तो ये तो कि हमने तो वसूली भाई पढ़ा था या मसूली पढ़ा था, ये तो मछली आ गए, तो ऐसा नहीं करना है ना, इसको समझना है। तो मछली पट्टनम, है ना, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। लेकिन इसकी एक खास बात क्या थी? ये खास बात नहीं, मतलब बेसिक सी बात है, लेकिन पता होना चाहिए कि ये अस्थायी थी, परमानेंट नहीं थी, टेम्परेरी थी।
अस्थाई थी। ठीक है, अब पहली पूछेगा मसूलीपट्टनम, लेकिन अगर पूछ ली पहली स्थाई फैक्ट्री कहाँ थी, अंतर हो जाता है दोनों बातों में। पहली स्थाई फैक्ट्री, वन लाइनर पूछ लेता है भाई पहली स्थाई फैक्ट्री कहाँ बनी, तो 1613 में कहाँ, सूरत। सूरत कहाँ है, गुजरात मोटा भाई, सूरत। सूरत में, ये सिर्फ मजाक के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए, तो कोई हार्ट मत होना किसी बात से, है ना। ये हमारा कोई इंटेंशन किसी के कुछ चलाना नहीं है, किसी के खिलाफ या कोई बात कहना, सिर्फ समझने समझाने के लिए, ताकि चीज़ें इंटरेस्टिंग बनी रहे, समझ में आती रहे, याद होती रहे। हमारा मकसद वो चीज़ों को जोड़ते रहें, है ना। इंट्रोडक्शन क्लास बताया ना हमने, क्या कहा था, चीज़ों को जोड़ते हुए इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बना के याद होती रहेंगी चीज़ें और अपना बनती रहेंगी, तो क्वेश्चन करना भी आसान रहेगा और अच्छा भी लगेगा जब चीज़ें जुड़ी हुई रहेंगी। तो 1613 में ये सूरत में इनकी स्थाई फैक्ट्री बनी। पहली ये थी पहली, पर अस्थाई थी, ये टेम्परेरी। परमानेंट स्थाई पहली कहाँ बनी, सूरत, पहली स्थाई। अगर पूछे पहली स्थाई फैक्ट्री कहाँ थी, तो ये थी यहाँ सूरत में। ओके, उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात, मज़ा भी आ रहा हो तो अच्छी बात है। तो पहली स्थाई फैक्ट्री बनी। अब एक और राजदूत आए, उसके बाद ही पूछ लेता है, जैसे हॉकिंस आए, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, अभी समझ में दिख रहा होगा। टॉमस रो, टॉमस रो ये आए 1615 में। टॉमस रो कब आए ये पूछ लेता है कि 1615 में आएंगे। ठीक है, मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा था यहाँ का, इसको मिटा दें, स्पेस तो बचानी है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, या इसको हटा दें, अभी इसी को कर लेते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। इनका मुख्य और क्या काम था, यहाँ पे क्या चीज़ें थी, मेन सेंटर और कौन था, एक तो बॉम्बे इनको मिल गया था, आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, 1661 में सम्राट चार्ल्स सेकंड की शादी हुई थी, कैथरीन जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी उनसे। उसके बाद 1668 में बॉम्बे को पुर्तगालियों ने दे दिया था, किसको, 1661 में ही दे दिया था पुर्तगालियों ने बॉम्बे को, ब्रिटिश सम्राट को। और ब्रिटिश सम्राट ने 1668 में किसको दे दिया था, कंपनी को, बॉम्बे। ठीक है, कौन क्या दे दिया था, बॉम्बे की बात कर रहे हैं। ठीक, अभी मद्रास का क्षेत्र भी इसमें आ गया था, और मद्रास में इन्होंने अपना मेन जो स्थापना की, उसका क्या नाम था, मद्रास में, बड़ा लिख देते थोड़ा, मद्रास में फोर्ट, ये क्या था, किला था, किलेबंदी करते थे, तो मेन क्षेत्र बनाया उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की इन्होंने, कब की, ये 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। ओके, 3 मेन सेंटर थे इनके, ये मैप देख लेते हैं। एक तो इंडिया का मैप बनाना, बन गया। ठीक है, समझने के लिए बस, इतना अच्छा मैप नहीं है लेकिन समझने के लिए, उस पर समझना है बस। ये क्या था यहाँ पे, बॉम्बे। ठीक है, इधर मद्रास,
ये था बॉम्बे, इधर मद्रास। हिंदी इंग्लिश इतना तो समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं, कोशिश कर रहे हैं हम। इंग्लिश पढ़ना भी है, इंग्लिश तो एक दो टर्म तो आनी ही चाहिए, है ना, उसे इतना घबराना मत अगर हिंदी के हैं कोई दोस्त, क्योंकि हिंदी इंग्लिश आपका काफ़ी मैटर करता है। इंग्लिश आपके सिलेबस में स्पेशली 5 मार्क्स का है। तो ये है, अगर कोई शब्द आ जाता है तो समझने की कोशिश करना। वैसे हम हिंदी इंग्लिश को पूरा कन्वर्ट कर देते हैं, उसको सादे शब्दों को, कोशिश करेंगे कि कहीं भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ना आए, इजी रहें चीज़ें। और एक तो ये यहाँ पे मेन 3 सेंटर थे इनका, जो केंद्र आगे तक चलता रहा। ये क्या था यहाँ पे, फोर्ट सेंट जॉर्ज, यहाँ बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज, बात कर रहे थे ना अभी हम। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कब बनाया था, ऐसे समझेंगे ना मैप से तो याद रहेगा बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से याद होगा, याद रखा रहेगा, वो याद रहेगा हमेशा के लिए। तो थोड़ा कोशिश करिएगा मैप से पढ़ने की चीज़ों को, मैप से समझने की। हिस्ट्री मैप से पढ़ना सीख लिया तो फिर रटने की याद नहीं रहेगी, शब्द चीज़ें दिखती रहेंगी सामने भी। ज्योग्राफी तो है ही मैप से समझने का, लेकिन हिस्ट्री को समझने की कोशिश करिए। इसके बाद यहाँ ये आ गया था 68 में मिल गया था ना कंपनी को। अगर कंपनी की बात करें 1666 में मिल गया था सम्राट को। उसके बाद पुर्तगालियों पर था, इससे पहले पुर्तगाली, समझ में आ रही है ना बात, पुर्तगाली। फिर यहाँ से मिल गया ये दहेज में, और उसके बाद मिल गया ये सम्राट को। अभी बात करते हैं यहाँ की, अल्फांसो यहाँ के सूबेदार थे, अल्फांसो, ठीक है। तो इन्होंने, इधर दिख रहा है ना, इन्होंने यहाँ एक सूबेदार थे अल्फांसो, यहाँ के बंगाल के, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को 3 क्षेत्र, 3 गांव भी कहते हैं उसको, 3 क्षेत्र भी कहते हैं, 3 क्षेत्र सूतानती, गोविंदपुर, सुनते रहिएगा ध्यान से अगर दिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो मोटा मोटा ही लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा बड़ा। सूतानती, गोविंदपुर और कोलकाता, 3 क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए, 3 क्षेत्र अंग्रेजों को दिए इन्होंने। इसकी जागीर, 3 क्षेत्रों की जागीर अंग्रेजों को दे दी, ठीक है। समझ में आ रही इतनी बात समझिए पहले यहाँ तक, अंग्रेजों को दे दी यहाँ पे। उसके बाद इन क्षेत्रों को मिलाकर, तीनों क्षेत्रों को मिलाकर जॉब चारनाक, क्या नाम है इनका, जॉब चारनाक ने, जॉब चारनाक, इन्होंने क्या किया, इन 3 क्षेत्रों को मिला के बना दिया कोलकाता, जिसको आज हम कोलकाता देखते हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों की जो जागीर मिली थी उनको मिला के इन्होंने बनाया, किसने, जॉब चारनाक ने, कोलकाता। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, हाँ ये नहीं थे, इनका नाम आयर, मिस्टर आयर, सर आयर, ठीक है। सर आयर जो थे ये बने इसके प्रथम अध्यक्ष। किसके बने, एक चीज और देखनी है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। जो कोलकाता बनाया था, इसके बाद इन्होंने यहाँ इसको बनाया, यहाँ देखिए इसको, ठीक है, वो स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, समझने में मुश्किल होगी थोड़ा। फोर्ट विलियम, इसकी स्थापना करी कोलकाता की, और इसकी किलेबंदी कैसे करी, यहाँ पे क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये 1639 में। और ये यहाँ पे इन्होंने कब दिया था, 1690,
1690 और 90 के बाद 98 में यहाँ पे बन गया था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम की स्थापना की थी, ठीक है, फोर्ट विलियम। ये क्या है, ये किलेबंदी थी इसकी, ये पूरा किलेबंदी थी इसकी, जो क्षेत्र बनाया था, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी, आई होप अच्छे से क्लियर हो रही होगी। फोर्ट विलियम की स्थापना की यहाँ पे, है ना। तो ये थी मुख्य मुख्य बातें इसकी। उसके बाद लगातार इनकी जो सत्ता थी और संघर्ष, क्योंकि इनके मुख्य केंद्र स्थापित हो चुके थे, और बंगाल, स्पेशली बंगाल, ये कोलकाता जो यहाँ पे स्थापित किया था, ये मिटा दिया था हमने, यहाँ मिट गया था लगने से, कोलकाता लिख रहा। हाँ, तो कोलकाता की जो स्थापना की थी, बंगाल जो है बहुत तेज़ी से उभर के आया ये सामने, बहुत ही उर्वर और बहुत ही मतलब एक अच्छा क्षेत्र इनके लिए बन गया, क्योंकि यहाँ से ये जो क्षेत्र था पूरा दक्षिण पूर्व एशिया को कवर कर सकते थे, ये यहाँ से इस क्षेत्र को कवर कर सकते थे, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है। इसके बाद इनकी जो पावर थी वो लगातार इस्टेब्लिश होती गई, और धीरे धीरे दूसरे पावर्स के साथ, जो दूसरी शक्तियाँ थी यूरोप की, उनके साथ संघर्ष चलता रहा, और इसी तरह से ही आगे बढ़ते रहे। मुख्य संघर्ष जो हुआ इनका फ्रांसीसी कंपनी के साथ हुआ, जिसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रांसीसी कंपनी के संघर्ष के साथ इसको और आगे विस्तार करेंगे इसका, साथ साथ अंग्रेजों का पैरेलली कैसे चलता रहा, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ, आपको पता ही है, अंग्रेजों ने लगातार 1947 तक, आज़ादी तक अपना शासन रखा यहाँ पे बना के। तो इनके साथ साथ दूसरी पावर्स ख़त्म होती चली गई, जैसे अभी बताया हमने डच, कौन से युद्ध से, रिवीजन करा देते हैं बीच में ऐसे ही, वेदारा के युद्ध से, कब, 1759 में उनका अंत हो गया लगातार। और इसी तरह से 1749 में अंबूर का युद्ध हुआ, और 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, जहाँ से फ्रांसीसी शक्ति खत्म हो जाती है। हम उसको देखते हैं आगे, ठीक है। तो इस चीज़ को इस तरह अंग्रेज़ों को आगे हम पैरेलली उनके चलाते रहेंगे, पैरेलली उससे जोड़ते रहेंगे, लगातार उसके समांतर रूप से कैसे आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, ठीक है। उम्मीद है कि आप जोड़ पा रहे हैं चीज़ों को और समझ पा रहे हैं और नोट करके उसको अपना बना पा रहे हैं। वही आपके काम आएगा, उसको ध्यान से देखते रहिए, लिखते रहिए और बढ़ाते रहिए चीज़ों को। अभी हम पढ़ते हैं, तो हमारा क्या था, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांसीसी, है ना। तो डेनिश हम अभी बात नहीं करी ना, फ्रांसीसी की बात कर रहे थे, तो इसको डेनिश को देख लेते हैं एक कुछ लाइन में, क्योंकि इनका कोई राजनीतिक महत्व यहाँ पे रहा नहीं है ज़्यादा, इसलिए इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो डेनिश, तो डेनिश थे या डेन थे, इनको डेन बोलते हैं। तो ये इनकी कंपनी की स्थापना को ये देख लेते हैं। कंपनी स्थापित कब करी इन्होंने अपनी, जो कंपनी की स्थापना हुई, कंपनी की स्थापना हुई इनकी 1616 में, 1616 में हुई इनकी कंपनी की स्थापना। इनका व्यापार इतने बड़े स्तर पर नहीं था यहाँ, तो इन्होंने क्या किया कि कमजोर स्थिति को देखते हुए फिर 1745 में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इनका पता होना चाहिए, बस मोटी मोटी बात, जितना ज़रूरी है जानने के लिए, क्योंकि हमको लिखा है उसको लिंक जोड़ना है ना उसको, कि इसके बाद ये है, इसके बाद है। तो 1745 में क्या हुआ, 1745 में ये अपनी कंपनी के सारे केंद्रों को, सारे व्यापारिक क्षेत्र, फैक्ट्रियों को बेचकर चले गए। किसको बेचकर, अंग्रेजों को बेचकर। तो इन्होंने बेच दिया अंग्रेजों को, ठीक है। बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं हमको, है ना, इससे ज़्यादा कुछ हमारे इसमें काम आने वाला नहीं, नहीं पूछा जाता है। लेकिन इतना याद रखिए कि क्रम पूछ सकता है, कब स्थापित हुई और कब गए ये, है ना, कब बेच गए। तो टाइम तक तो रहे, लेकिन छोटे स्तर पर अपना व्यापार करते रहे, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अभी देख लेते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी इंपोर्टेंट है, फ्रांसीसियों का संघर्ष भी लगातार रहा है। इसको भी हटा देते हैं अंग्रेजों के साथ। तो फ्रांसीसी,
ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई 1664 1664 ईस्वी। ठीक है, ये इसकी स्थापना का टाइम है। राजा या सम्राट कौन था? लुई 14 ठीक है, इसने स्थापित की थी। और इसकी स्थापना में जो मेन रोल निभाया था वो था इनका वित्त मंत्री, इसलिए इनका नाम बहुत ज़रूरी है। वित्त मंत्री भी कहते हैं, कहीं कहीं प्रधानमंत्री भी लिखा रहता है, तो वित्त मंत्री है मुख्य है इसकी बात। इनका नाम था कॉलबर्ट। ये फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसने की थी? लुई 14 जो वहाँ का, हाँ। और इनके जो लुई 14 इनके वित्त मंत्री जिनकी मुख्य भूमिका थी इसमें वो थे, इसमें कहीं प्रधानमंत्री भी लिखा रहता है, तो वित्त मंत्री थी कॉलबर्ट। ठीक है, जो इनकी मुख्य भूमिका थी। अब एक पेन चीज़ है यहाँ पे कि पांडिचेरी जो फ्रांसीसियों का गढ़ बना, और अभी तक भी आप वहाँ पे जाएंगे पांडिचेरी में तो आपको फ्रेंच बोलने वाले अधिकतर लोग मिल जाएंगे, और एक फ्रांस का वहाँ पे वातावरण आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ की आर्ट कल्चर और जो स्थापत्य है सारा वहाँ का आपको मिल जाएगा, तो उसकी छाप आप आज भी दिखाई देती है। मैंने बताया ये पहले 1664 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रंक मार्टिन, या फ्रंसिस मार्टिन भी कहते हैं, फ्रंक मार्टिन ने की थी। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं। इसके बाद लगातार अब इनका संघर्ष ब्रिटिश से चलने लगा, और दूसरी जो पावर्स थी वो कहीं ना कहीं कमजोर थी। दो मैन पावर यहाँ पे उभर के आई थी, एक ब्रिटिश थे एक तरफ और एक तरफ थे फ्रांस। तो इनके बीच में लगातार संघर्ष हुआ। अब उस संघर्ष को देख लेते हैं कि वो संघर्ष क्या था। उस संघर्ष को हम जानते हैं कर्नाटक वॉर के नाम से, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसकी एक श्रृंखला है, लगातार ये संघर्ष चलता रहा, और इसको हम जानते हैं कर्नाटक युद्ध के नाम से। कर्नाटक वॉर क्या है? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो हुए युद्ध है उनको हम कहते हैं कर्नाटक वॉर। कर्नाटक युद्ध ये एक नहीं है, ये लगातार चलने वाली इनकी एक 3 युद्ध हुए कुल मिला के। ये 3 युद्ध हुए कर्नाटक युद्ध, किस किस के बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये इनके बीच में युद्ध हुए 3 युद्ध। अब प्रथम युद्ध देख लेते हैं। इसमें जो जो जरूरी बातें हैं, काम की बातें हैं, उस सबको डिस्कस कर लेते हैं, और उसको याद करना है आपको, मुख्य बातें। अब 3 युद्ध, इसमें कौन कौन से युद्ध हैं प्रथम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कर्नाटक वॉर। इसका टाइम क्या था? इसका टाइम पीरियड था 1746 से 48 ईस्वी के बीच। 1746 से 1748 के बीच ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। इसका मुद्दा क्या था? इसका मुद्दा यहाँ भारत में नहीं, इसका मुद्दा था यूरोप में। यूरोप में जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो कहीं ना कहीं विरोधी भावना थी और एक विरोधी गतिविधियां चल रही थी, उसका प्रभाव यहाँ पड़ा था। और मुख्य कारण क्या था इसका? यूरोप में
ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के संदर्भ में। इसका विस्तार मात्र था भारत में, भारत में उसका विस्तार मात्र था। यूरोप में कौन सा युद्ध चल रहा था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यूरोपीय कंट्री है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संदर्भ में था ये, ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संदर्भ में था। यहां इसका प्रभाव, यहां इसकी शुरुआत कैसे हुई? तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक इसके जो कारण थे वो था कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के कुछ जहाज को पकड़ लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था और उनको डुबो दिया था। अंग्रेजी नौसेना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्षम थी और इसका प्रभाव ये कहाँ था? यूरोप में था। इसका प्रभाव हम कहाँ बात कर रहे हैं? भारत में। ये था यूरोप में, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। और यूरोप में एक दूसरे के एंटी थे, ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के विरोधी थे। इसका यहाँ भारत में क्या प्रभाव हुआ? अब देखते हैं। ये था भारत में जो तात्कालिक कारण था, भारत का बात की हमने। भारत में तात्कालिक कारण था कि जैसा कि बताया, ब्रिटेन ने फ्रांसीसियों के कुछ जहाज पकड़ लिए, ब्रिटेन ने पकड़ लिए इसमें फ्रांसीसियों के साथ जहाज, और ब्रिटेन ने यहाँ ब्रिटिश कंपनी ने, ठीक है, अंग्रेजों ने, जो भारत में अंग्रेज थे, जो भारत में अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने, जो कंपनी थी, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज पकड़ लिए, ठीक है, फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा और उनको डुबो दिया। इसका क्या इफेक्ट किया कि अब रिएक्शन तो होना था इसका। फ्रांसीसियों ने क्या रिएक्शन किया कि फ्रांस ने उसके जो यहाँ पे मद्रास पर कब्जा कर दिया। मद्रास किसके अंडर में था? ब्रिटेन के अंदर में था। और मद्रास पर किसने कब्जा कर लिया? फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, ठीक है। मद्रास जो किसके अंडर में था? अंग्रेजों के अंडर में था। तो मद्रास किसके अंडर में आ गया? फ्रांसीसियों के। फ्रांसीसियों का इस समय गवर्नर कौन था? डुप्ले इस समय फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है। ये बात हो गई, ये मुख्य बातें ये हो गई यहाँ पे। अब वहाँ पे क्या हुई? एक संधि हो गई 48 में, इसको मिटा देते हैं। तो ये यहाँ पे 48 में एक संधि हो गई यूरोप में ही, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और अदर कंट्रीज के बीच में, क्योंकि ये किसका युद्ध था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर था। तो यहाँ पे संधि हो गई। इसका क्या नाम था? इस संधि का नाम था एक्सला-सेपल। एक्सला-सेपल की संधि कब हुई है? 1748 में। 1748 में एक्सला-सेपल की संधि हो गई और इस संधि से ये युद्ध खत्म हो गया। यूरोप में संधि हो गई तो भारत में भी इन्होंने बंद कर दिया। और संधि में क्या प्रावधान किए गए यहाँ पे कि मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, जो फ्रांसीसियों ने लिया था, और जो उनके पहले पुराने क्षेत्र थे वो एक दूसरे को वापस कर दिए। ठीक, ये इतनी बात रही हमारी फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में। अब देखते हैं सेकेंड कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का आधार क्या था? किस पर आधारित था? ये फर्स्ट किस पर आधारित था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार पर आधारित था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर था। सेकंड कर्नाटक युद्ध, ये किससे संबंधित था? ये यूरोप के मुद्दे से संबंधित नहीं था। पहला था यूरोप के मुद्दे से संबंधित था, ये था भारतीय मुद्दे से संबंधित था। ये भारत में किसको लेकर था? भारत में ये हैदराबाद और कर्नाटक
के उत्तराधिकार से संबंधित था, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार से संबंधित। ठीक है, पहला युद्ध था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित, ये था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार से संबंधित। तो यहां पे दो पावर्स थी, एक थी हैदराबाद और दूसरा था कर्नाटक। ठीक, अब हैदराबाद में एक संघर्ष था। हैदराबाद में दो उत्तराधिकारी कौन थे? नासिर जंग, एक तरफ था नासिर जंग, नासिर जंग, और दूसरी तरफ था मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। ठीक, या इसी तरह से कर्नाटक में एक था चंदा साहब, और एक तरफ था अनवरुद्दीन। ठीक है, एक तरफ था अनवरुद्दीन। अब जो नासिर जंग था ये अंग्रेज समर्थन प्राप्त कर रहा था, इसको अंग्रेज समर्थक था, ये था अंग्रेज समर्थक। जहां से देखते रहिए इस मैप को, इस डायग्राम को, ये समझाएगा, बहुत ही अच्छे से समझा देगा इसको, आपको टॉपिक को। एक था, ये था फ्रांसीसी, और ये मुजफ्फर जंग। नासिर जंग कौन था? अंग्रेज समर्थक। मुजफ्फर जंग कौन था? ये फ्रांसीसी। फ्रांसीसी समर्थक था। ये हैदराबाद की बात चल रही है। इसी तरह कर्नाटक में चंदा साहब फ्रांसीसी समर्थक था। ठीक है, चंदा साहब फ्रांसीसी समर्थक था और अनवरुद्दीन अंग्रेज समर्थक था। ठीक है, कर्नाटक में एक इनके समर्थक में था फ्रांस के, ये एक अंग्रेजों के समर्थन में था। इनको फ्रांसीसी का समर्थन प्राप्त था, मुजफ्फर जंग को, नासिर जंग को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, तो अब एक गुट बन गया इसी तरह से, समझ रहे ना? ये हैदराबाद की बात चल रही है, ये कर्नाटक की। अब इसी तरह से एक गुट बन गया, यहाँ देख लीजिए, इधर देख लेते हैं। एक गुट बन गया। पहला एक गुट क्या था? एक गुट था, पहला गुट बन गया अंग्रेज, अंग्रेज हो गया, प्लस कौन अंग्रेज समर्थक? यहां से हैदराबाद से नासिर जंग, हैदराबाद से नासिर जंग, नासिर जंग प्लस और कौन है यहां से? कर्नाटक से अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन हो गया। ठीक है, अब दूसरा गुट कौन सा है? तीन ये आ गए इसमें। दूसरा गुट कौन सा है? दूसरा कौन सा किसके फेवर में होगा? फ्रांसीसियों के समर्थन से, फ्रांसीसी प्लस दूसरा कौन था उसमें? हैदराबाद से मुजफ्फर जंग। और इधर हैदराबाद से ये हो गया चंदा साहब। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, समझाने के लिए ये थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं हम, लेकिन इसको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा ये टॉपिक। ये हो गया। अब फ्रांसीसियों और इस गुट और इस गुट के बीच ये अंग्रेज इसको समर्थन दे रहे थे, यहाँ इसको समर्थन दे रहे थे। अनवरुद्दीन को इन्होंने, फ्रांसीसियों ने मार दिया इस युद्ध में। फ्रांसीसियों और अनवरुद्दीन के बीच युद्ध हुआ मेनली, तो इसको इन्होंने मार दिया। अब क्या हुआ कि इसका बेटा अली, मोहम्मद अली, इसका बेटा अंग्रेजों से समर्थन मांग रहा है। तो समर्थन मांगा तो क्लाइव के नेतृत्व में, क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने
चंदा साहब को, चंदा साहब कहाँ से, ये कर्नाटक की बात चल रही है, कर्नाटक युद्ध है ना, तो चंदा साहब को इन्होंने आरकाट का इसने घेरा किया क्लाइव ने, और इसे घेर के आरकाट में इसको मार दिया चंदा साहब को। ठीक, अब यहाँ पे ये मेन घटना हुई। इसके बाद इसको दोनों के बीच में संधि हुई, इसको लेकर। संधि कौन सी थी, समापन किससे हुआ इसका, समापन हुआ संधि से। संधि कौन सी थी, संधि थी ये पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि। इस संधि में क्या प्रावधान किए गए, पांडिचेरी की संधि हुई। कब हुई पांडिचेरी की संधि, इसका टाइम पीरियड कब था, अच्छा टाइम पीरियड नहीं लिखा ना हमने, तो टाइम पीरियड देख लीजिए सेकंड उसका युद्ध का। इसका था पहला कौन सा था, 1740 से 1748। इसका था 1749 से 1754, 1759 से 1754, 1754। ठीक है, तो ऑब्वियसली संधि से जब समाप्त हुआ तो 1754 में हुई होगी, ठीक है ना। तो 1754 में कौन सी संधि हुई, सेकंड कर्नाटक युद्ध को समाप्त करने के लिए ये पांडिचेरी की संधि। पहली में कौन सी हुई थी, एक्सला सेपल की संधि, दूसरे में कौन सी हुई, पांडिचेरी की संधि। तो यहाँ पे हमारी मुख्य मुख्य बातें हो गई ये सेकंड कर्नाटक वॉर से संबंधित। ठीक है, अब हम इसको देख लीजिए ध्यान से एक बार। अब हम चलते हैं सेकंड हो गया, थर्ड, तीसरा कर्नाटक युद्ध, और जो कि अंतिम कर्नाटक युद्ध भी है। 3 कर्नाटक युद्ध हुए, इसमें तीसरा कर्नाटक युद्ध पढ़ते हैं। अच्छा ये भी मिट गया। तो तीसरा, थर्ड कर्नाटक युद्ध। थर्ड कर्नाटक युद्ध कब तक हुआ, ये 1756 से 1756 से 1763। ठीक है, 1756 से 1763, तो कितने टाइम का है, 7 ईयर, इसलिए इसको बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। क्या बोलते हैं इसको, सप्तवर्षीय युद्ध भी के नाम से भी जाना जाता है इसको, जो कि यूरोप में चला। भारत में सिर्फ उसका प्रभाव था। ये युद्ध कहाँ था, यूरोप में। भारत में सिर्फ और सिर्फ इसका प्रभाव था। वहाँ युद्ध छिड़ जाता था और ये भी आपस में लड़ने लगते थे यहाँ पे। वहाँ किसी मुद्दे को, यूरोप के मुद्दे पे युद्ध छिड़ा, ये भी आपस में लड़ने लगे। तो तीसरा और पहला दोनों किसके मुद्दे पर थे, यूरोप के मुद्दे पर, और दूसरा यूरोप पर, और जो दूसरा था वो भारत के उत्तराधिकार, कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर था। तो थर्ड था सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्यों, 56 से 76 के बीच में, 56 से 73 के बीच में चला तीसरा कर्नाटक युद्ध। इसमें वहाँ सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया, इन्होंने भी कर दिया वही चीज़ें, एक दूसरे के मुद्दे, एक दूसरे के क्षेत्र छीने, और धीरे धीरे थोड़ी बहुत चीज़ों पे जैसे ही वहाँ पे युद्ध समाप्त हुआ वो ख़त्म कर दिया वहाँ पे भी, यहाँ पे भी इन्होंने। इसमें मुख्य बात क्या हुई, इसमें मुख्य बात ये हुई कि 1760 में, इसकी सबसे ज़रूरी बात यह है कि 1760 में वांडीवास, बहुत इंपॉर्टेंट है, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसने यूरोपियन फ्रांसीसियों की कमर तोड़ कर रख दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है फ्रांसीसियों की तबाही के लिए। वांडीवास का युद्ध कब हुआ, 1760 में। इसी के दौरान तीसरे कर्नाटक युद्ध या सप्तवर्षीय युद्ध करें, उसका विस्तार जो भारत में था
उस इसमें हुआ 1760 में, 1756-63 के बीच चल रहा है। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास ने फ्रांसीसियों को तोड़ के रख दिया, ठीक है। फ्रांसीसी यहाँ से डिक्लाइन करने लगे, खत्म हो गया एकदम, उनका टूट गए यहाँ से। और मजबूरी में इनको कौन सी, यहाँ पे उसके बाद इसकी पेरिस में संधि हुई। किसके, यूरोप में ही हुई थी, पेरिस में संधि हुई, तो इन्होंने भी अपना सॉल्व कर लिया मैटर। लेकिन यहाँ से फ्रांसीसियों की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। अब ये अंग्रेजों से लड़ने की स्थिति में नहीं रहे, ठीक है। और लेकिन ये संधि कब हुई थी, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि हुई थी 1763 में, ठीक है। 1763 में हुई, जिसके आधार पर इसका समापन हो गया, युद्ध का यहाँ समापन कर दिया गया इसका। तो ये मैन कर्नाटक युद्ध हो गए, मैन पावर्स हो गई। ये 3 युद्ध है इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है यहाँ पे अंग्रेजों ने जिसको शक्ति को ख़त्म करने में। एक और हुआ था, एक इनको याद रखिएगा, 1749 में कौन सा था, वेदारा का युद्ध। 1759 में कौन सा था, अंबूर का, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये था अंबूर का 1749 में। ये था वेदारा का, और 1760 में वांडीवास। बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित हमारे। तो यहाँ पे हो गया इनका संघर्ष खत्म। अब वो संघर्ष खत्म हो गया तो यहाँ पे इनके सामने कोई मैन पावर नहीं रही, नहीं यूरोपीय पावर। तो ये इसके बाद होता है अंग्रेजों का विस्तार। कैसे ये बढ़ते हैं, कैसे अपनी पावर को और ज़्यादा विस्तार करते हैं, और क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में भारतीय राजाओं से कैसे इनका संघर्ष होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मुगल पावर ख़त्म हो रही थी, टूट रही थी, उसी तरह से छोटे क्षेत्रीय राजा उभर रहे थे, और कहीं ना कहीं यूरोपीय कंपनियां भी उभर रही थी, और उनके बीच संघर्ष चल रहा था लगातार। और इस निरंतर संघर्ष के बीच में सबसे ज़्यादा आगे कौन बढ़ा, दूसरी शक्तियों को हराता रहा लगातार। कौन, अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लगातार, अब उसके सामने लगातार संघर्ष चलने के साथ साथ आगे बढ़ती रही। अब उसके सामने कोई भी यूरोपीय खतरा रह नहीं गया था भारत में। अब वो अकेला यूरोपीय पावर किससे लड़ना था, उसको भारत से अपने विस्तार के लिए, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहाँ पे होता है एंड। और हम इसको आगे जैसे जैसे अंग्रेजों का विस्तार कैसे होगा, भारतीयों संघर्ष कैसे हुआ, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद, है ना। तो फिर मिलते हैं।